जो 12th लेक्चर है मैं एक बार फिर से तुमको सेंड करने वाला हूँ, ठीक है। ट्वेल्थ लेक्चर का जो पुराना फाइल है उसको तुम डिलीट कर सकते हो। मैं इसके अंदर क्योंकि स्टार्टिंग में फिर से कुछ पोर्शन मैंने स्किप करके रखा था, वो मैं फिर से स्टार्ट करूंगा। डन। मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है क्या, या लैग हो रहा है? ओके ओके, थोड़ा सा ओके ठीक है। ओके डन, चलो सुनो। आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन सबको पता होगा। क्या है डेफिनेशन? द कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different physical and chemical properties. The compounds having same molecular formula but different physical and chemical properties on account of the different structure are called the isomers, and the phenomenon is called the isomerism. स्ट्रक्चर में क्या होगा तुम्हारे पास, उसकी स्ट्रक्चर में डिफरेंस होगा। स्टीरियो में क्या होता है, जो उसके स्पेस में ओरिएंटेशन होता है वो डिफरेंट होता है। स्ट्रक्चर आइसोमर्स में क्या होगा तुम्हारे पास, स्ट्रक्चर में उसकी स्ट्रक्चर ही डिफरेंट हो जाएगी। इट अराइजेज व्हेन द डिफरेंस ऑफ द केमिकल लिंकेज डिफरेंट हो रहे हैं, या डिस्ट्रीब्यूशन लिगेंड्स डिफरेंट हो रहा है विद इन एंड द आउटसाइड ऑफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये चीज ध्यान रखना। मतलब यहाँ पर क्या होगा, तुम्हारे पास जो भी लिंकेज है या फिर जो भी लिगेंड्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, डिफरेंट। उसके कारण क्या होगा, ये तुम्हारे पास आइसोमेरिज्म ऑब्टेन होगा। क्लियर? चलो, अब यहाँ पर मेनली तो 4-5 ही है, बट टोटल ऐसे स्ट्रक्चरल 7 है। 5 ही अपने काम के हैं, 5 में से 4 ही अपने काम के हैं जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट वन इज द आयोनाइजेशन। फर्स्ट वन इज द आयोनाइजेशन। Second one is the hydrated and the solvative. Third one is the linkage. Fourth one is the coordination. Fifth one is the ligand. And sixth one is the polymerization. मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? एक मिनट। 2 मिनट रुको बच्चे लोग। अभी ठीक है क्या? नाउ इट्स फाइन।
ओके, मैट भी अभी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलो देखो, आयोनाइजेशन में क्या है, थोड़ा बहुत वो स्क्रीन लैग कर रहा है, वो थोड़े टाइम में रिजॉल्व हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, आयोनाइजेशन में क्या है, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेस व्हेन द एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड द आयोनाइजेशन स्फीयर, मतलब आयंस डिफरेंट मिल रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है, अगर तुम कभी भी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स देख रहे हो तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज नहीं होना चाहिए। आयनाइजेशन में डिफरेंट क्या है, आयंस डिफरेंट मिलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, सेम। तो बच्चे लोग इसमें बताओ, इसमें कौन सा आयन मिलेगा? क्या सबको एक चीज ये समझ में आता है कि यहाँ पे जो आयंस मिलेंगे वो कौन सा मिलेगा? यहाँ पे 2+ है और यहाँ पर ये 2- है, सल्फेट मिलेगा, और एक कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज आएगा। यहाँ पर कौन सा मिलेगा? यहाँ पर +1 है, यहाँ पर -1। फॉर्मूला सेम होना चाहिए। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखो, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? क्या इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है? यस नो? यहाँ पर भी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है क्या? हाँ, NH3 5 है, सल्फेट 1 है। एक जगह सल्फेट मिल रहा है, एक जगह ब्रोमीन मिल रहा है। अगर सल्फेट मिल रहा है, ब्रोमीन मिल रहा है, तुम एक काम ये कर, तुम इसका वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे तो आयंस मिलेंगे, जो आयंस मैंने यहाँ पर लिख के रखे हैं। अब तुम इसकी रिएक्शन BaCl2 के साथ कराओ, तो क्या तुमको एक चीज ये समझ में आता है, BaCl2 जो है वो यहाँ पे इसके साथ कंबाइन होके BaSO4 का व्हाइट प्रेसिपिटेट दे देगा, यस। और वही यहाँ पर क्या है, ब्रोमीन है। अगर तुम इसके AgNO3 के साथ रिएक्शन कराओगे तो AgBr का तुमको येलो कलर का पीपीटी मिलेगा। तो डिफरेंट आयंस मिल रहे हैं, वो कैसे पता चल रहा है? अगर तुम डिफरेंट डिफरेंट रिएजेंट से रिएक्शन कराओगे, लेट्स अगर तुमने यहाँ पर BaCl2 के साथ रिएक्शन करवाया, यहाँ पर अगर BaCl2 के साथ रिएक्शन कराया तो कुछ भी ऑब्टेन नहीं होगा। यहाँ पे AgNO3 के साथ करवाया तो AgBr का येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिल गया। इसका मतलब यहाँ पर आयनाइजेशन स्फीयर में क्या, सॉरी, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में तो SO4 है, और जो बाहर आयनाइजेशन स्फीयर उसमें कौन है, ब्रोमीन माइनस। तो आयंस डिफरेंट मिलेंगे, देख लो एक बार इसको। चेक क्या करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर सेम होना चाहिए, और एक बार ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब फॉर्मूला देख लो। फॉर्मूला जैसे देखोगे यू विल गेट टू नो के आर, और कोऑर्डिनेशन नंबर, सॉरी, ऑक्सीडेशन नंबर सेम है, और ऑक्सीडेशन नंबर के साथ साथ कोऑर्डिनेशन नंबर भी देख लो, वो सेम होना चाहिए। अगर वो डिफरेंट है तो फिर वो आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। आयंस डिफरेंट मिल रहे हैं, इसका मतलब आयनाइजेशन आइसोमर्स। डन? चलो, क्या क्या है, पीपीटी हमेशा डिफरेंट मिलेगा, कंडक्टिविटी में डिफरेंट हो भी सकता है, नहीं भी होगा, में डिफरेंट है कंडक्टिविटी। क्या यहाँ पर कंडक्टिविटी में डिफरेंस है क्या? यहाँ पे कितने आयंस मिल रहे हैं? नंबर ऑफ आयंस यहाँ पर कितने हैं? यहाँ 2 है, यहाँ पर कितने हैं? यहाँ पर भी 2 है। नंबर ऑफ आयंस सेम है, तो क्या चार्ज भी सेम है क्या? क्या चार्ज सेम है या नहीं है? चार्ज सेम है, नहीं है? नहीं, चार्ज तो सेम नहीं है। तो इसका बताओ कंडक्टिविटी किसका ज्यादा होगा, फर्स्ट का, सेकंड का? वेरी गुड, फर्स्ट का ज्यादा होगा, क्योंकि अगर चार्ज तुम्हारा, सॉरी, नंबर ऑफ आयंस सेम है, तो the complex which have the greater charge will have the higher conductivity. The complex which have the greater charge will have the higher conductivity. तो बट ये भी हो सकता है कि लेट्स से, अगर सपोज यहाँ पर मैं Cl का एग्जांपल ले लेता, एक बार Cl बाहर है, एक बार Br बाहर है, तो वहां पर क्या है, तुम्हारे पास नंबर ऑफ आयंस भी सेम है और साथ ही साथ चार्ज भी सेम है। नंबर ऑफ आयंस भी सेम और साथ ही साथ चार्ज भी सेम होगा, तो उसका कंडक्टिविटी मोर और लेस क्या होगा, सेम। इसीलिए क्या लिखा है, मे डिफर इन द कंडक्टिविटी। अभी मैं एक और चीज बताऊंगा कि कलर में भी डिफरेंट होता है। कलर मैंने अभी तक तुमको बताया नहीं है, मोस्टली वी विल सी इन दैट टुडेज क्लास। तो कलर कैसे डिफर करता है वो भी अपन आज की क्लास में देख लेंगे। डन? ये है फर्स्ट वाले में। बताओ, अगर तुमने AgNO3 डाला तो फर्स्ट वाले में, सॉरी, पहले वाटर डालेंगे। जैसे ही वाटर डालोगे तो तुम्हारे पास यहाँ पर चार्ज कितना आएगा, 2+, यहाँ पे कितना आएगा, -1। यहाँ पर कितना आएगा, 2+, और यहाँ पर कितना आएगा, -1। पूरा फॉर्मूला सेम है। जैसे वाटर में डालोगे आयंस मिलेंगे, कौन कौन से आयंस मिलेंगे देखो, कौन कौन सा आयंस मिलेगा यहाँ पर,
कॉपी एंड यहाँ पे ये है, तो यहाँ पर तुम्हारे पास ये मिल सकता है, उस पर चार्ज +2 आएगा, यहाँ से ये हटा Br माइनस आएगा। वही सेम यहाँ पर देखोगे, सेम ये आएगा। अब तुम AgNO3 डालो, यहाँ पे किसका पीपीटी मिलेगा? AgNO3 डालने पे, AgNO3 डालने पे यहाँ पर किसका पीपीटी आएगा? यहाँ पे AgBr का पीपीटी आएगा। वेरी गुड। हियर वी विल गेट AgBr का तुम्हारे पास अगेन कैसा, पेल येलो। और यहाँ पे किसका पीपीटी आएगा? AgCl का। कैसा पीपीटी आएगा? वाइट पीपीटी आएगा। तो दोनों कॉम्प्लेक्स भी डिफरेंट है, पीपीटी भी डिफरेंट है, तो ये भी क्या करेंगे? आयनाइजेशन आइसोमर्स शो करेंगे। यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना इस एग्जांपल में, क्या ये आयनाइजेशन शो करेंगे या नहीं करेंगे? क्या ये आयनाइजेशन शो करेगा नेक्स्ट वाला एग्जांपल या नहीं करेगा? शिवानी तन्मय, ओके, राजदीप सिंह, गुड। बच्चे लोग यहाँ पर देखो, क्या यहाँ पर कोबाल्ट +3 में है? क्या यहाँ पे कोबाल्ट +3 में है? यस। तो कोबाल्ट +3 में मैंने बोल के रखा है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या शो करेगा? 6 शो करेगा। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 शो करने के लिए ये सल्फेट क्या होना चाहिए? इट हैज टू बी बाइडेंटेड ना? यस। और सल्फेट फ्लेक्सीडेंटेड होता है, अपने को पता है। फ्लेक्सेट क्या होता है? फ्लेक्सीडेंटेड। तो मतलब 1 भी शो कर सकता है, 2 भी शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो किसकी तरह एक्ट करेगा? बाइडेंटेड की तरह, और कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे तुम ब्रोमीन को अंदर लेके आए, अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? क्या अब ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 शो कर सकता है क्या? ओके रिद्धेश, वेरी गुड। ओके तन्मय, गुड। ओके शिवम, गुड। शिवानी, गुड। सत्यम, गुड। रिया, गुड। चलो, अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बच्चे लोग? अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 5, क्योंकि ब्रोमीन यहाँ पर किसकी तरह एक्ट करेगा? मोनोडेंटेट। तो तुम क्या कर रहे हो? एक बाइडेंटेड लिगेंड्स को मोनोडेंटेड से क्या कर रहे हो? रिप्लेस कर रहे हो। तो क्या ये आइसोमर शो करेंगे? क्या आयनाइजेशन आइसोमर्स हैं? ये नहीं है। अगर सपोज यहाँ पर सर ऊपर वाला क्यों था? ऊपर वाला देखो, ऊपर वाला फर्स्ट एग्जांपल में यहाँ पर 5 थे, तो यहाँ पर ब्रोमीन भी मोनोडेंटेड था और यहाँ पर NH3 5 था, तो सल्फेट भी मोनोडेंटेड था, इसीलिए वो पॉसिबिलिटीज हो गई थी। बट यहाँ पर ऐसा केस नहीं है। आया समझ में? ये गलती नहीं करनी है, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करना ही है। ओके शिवानी, गुड। चलो, क्या कर सकते हैं अपन? मोनोडेंटेड Br क्या कर रहा है? डिस्प्लेस कर रहा है, कांट डिस्प्लेस द बाइडेंटेड सल्फेट। यहाँ पर डेंटिसिटी, ऐसा नहीं कि लिगेंड्स का डेंटिसिटी चेंज हो गया। मोनोडेंटेड है तो मोनोडेंटेड को ही रिप्लेस करेगा, बाइडेंटेड है तो बाइडेंटेड को ही रिप्लेस करेगा। या फिर ऐसा कर सकते हो, 2 मोनोडेंटेड को हटा के बाइडेंटेड को रिप्लेस कर लो, ये फिर भी पॉसिबिलिटीज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आयंस डिफरेंट है, अगर तुमको हटाना ही है तो सल्फेट को हटा, तो 2 ब्रोमीन को अंदर डालो। 2 ब्रोमीन को अंदर डालोगे तो फिर भी पॉसिबिलिटीज है। 1 मोनोडेंटेड लिगेंड्स कांट डिस्प्लेस द 1 बाइडेंटेड लिगेंड्स। डन। चलो, यहां पर बताओ मुझे, यहाँ पे ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है? मोनोडेंटेड या NO3? मोनोडेंटेड बाइडेंटेड? यहाँ पर वो मोनोडेंटेड है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना चाहिए अपने को? कोबाल्ट +3 में है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना चाहिए अपने को? 6। कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब सल्फेट को अंदर भेजो। अब सल्फेट को जैसे ही अंदर भेजोगे तो अब यहाँ पर सल्फेट किसकी तरह एक्ट कर रहा है? बाइडेंटेट की तरह। क्या आयंस डिफरेंट मिल रहे हैं क्या? और देखो, दो NO2 को रिप्लेस किया है, दो मोनोडेंटेट को रिप्लेस करके सल्फेट आया है। कैसा आ सकता है? हाँ आ सकता है, क्योंकि मैंने क्या बोला है? मैंने बोला है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहना चाहिए, जो अभी भी 6 है। यस। खत्म। तो दो मोनोडेंटेट को रिप्लेस कर सकते हो तुम किससे? बाइडेंटेट लिगेंड से। क्या आयनेशन शो करेंगे? हाँ ये करेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ऊपर वाला करेगा ना? ऊपर वाला नहीं करेगा। इसमें एक ही गलती हो सकती है सल्फेट के केसेस में जनरली। एक बार कोऑर्डिनेशन नंबर चेक कर लेना। इजी। ठीक है, तो ये हो गया। अब हाइड्रेटेड में क्या है? द आइसोमेरिज्म इन विच डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जैसे कि ये एग्जांपल है, जैसे कि ये एग्जांपल CrH2 होल 6 3। हाँ फ्लक्सीडेंटेड डेफिनेटली ट्राई करेंगे मेंटेन। यस राजदीप, गुड। फ्लक्सीडेंटेड हमेशा उसके कोऑर्डिनेशन नंबर को सेटिस्फाइड करने का ट्राई करेंगे, अगर कर सकते हैं तो। नहीं कर पाए तो ठीक है, मतलब फिर। In this isomers, coordination water molecules would come water of the hydration, would become water of hydration। मतलब अगर सपोज ये एग्जांपल है, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। COCl3 6H2O। एक काम ये करो, सारे के सारे H2O को अंदर भेज दो। क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? सारे के सारे को अंदर भेज दो। ठीक है, तो सारे के सारे को अंदर भेजेंगे तो क्या आएगा? 3Cl बाहर आएंगे। एक और पॉसिबिलिटीज क्या है? सर 5 वाटर को इनसाइड रहने दो, एक Cl को इनसाइड भेज दो। इससे क्या होगा? 2Cl बाहर आएगा और एक वाटर ऑफ हाइड्रेशन। बाहर वाटर होने का मतलब वहां पे क्या होगा? हाइड्रेशन होगा। किसका? क्लोरीन के आयंस का। सर कॉम्प्लेक्स का क्यों नहीं होगा? पहले भी बता चुका हूँ, कॉम्प्लेक्स का हाइड्रेशन नहीं होता है उतना। एक और पॉसिबिलिटीज क्या है सर? ये कर लो सर, 2H2 को बाहर भेज दो। एक और पॉसिबिलिटी क्या है सर? सर एक काम ये करते हैं, यहाँ पर 3H2 को अंदर भेजते हैं। सर तीनों के तीनों Cl को अंदर भेज देते हैं। क्या ये भी कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं। टोटल हाइड्रेटेड आइसोमर्स कितने हैं? 4। बट अगर तुमको पूछा, सर ऊपर तो आपने 3 लिखा है, यहाँ पर तो इसने क्या बोला? ध्यान से सुनो, ये कंपाउंड है। अगर तुमको एग्जाम में पूछा कि टोटल हाइड्रेटेड आइसोमर्स कितने होंगे, तो यू विल से 4। इसके कितने होंगे? यू विल से 3। इसके कितने होंगे? यू विल से 3। इसके कितने हैं? यू विल से 3। 3 कौन से? 1 2 3। तो टोटल हाइड्रेटेड आइसोमर्स पूछा तो यू विल से 4। पूछा कि टोटल हाइड्रेटेड आइसोमर्स ऑफ ए गिवन कॉम्प्लेक्स, यू विल से 3। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए उसने ऊपर 3 लिख के रखा है। डिफरेंस समझ में आया बच्चे लोग? ठीक है, अच्छा। अब इसमें कितने एनायंस मिलेंगे? अगर तुम AgNO3 के साथ रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे AgCl के कितने मोल्स, कितने प्रेसिपिटेट मिलेगा? अगर तुमने 1 मोल AgNO3 का रिएक्शन करवाया तो कितने मोल्स ऑफ AgCl मिलेंगे? 3 मोल्स ऑफ। इसके साथ कराओगे तो, इसके साथ करवाओगे तो, इसके साथ करवाओगे तो 0। इसका मतलब अगर मैंने AgNO3 के साथ रिएक्शन करा, रिएक्शन विद AgNO3, तो तुमको क्या मिलेंगे? इफ वी टेक 1 मोल्स ऑफ AgNO3, 1 moles of AgNO3, you will get 3 moles of AgCl। नेक्स्ट वाले में क्या रेशियो आएगा? नेक्स्ट वाले में आएगा 2:1। नेक्स्ट वाले में क्या आएगा? 1:1। नेक्स्ट वाले में क्या आएगा? 0।
फिर है अगर तुमने कॉन्क H2SO4 के साथ रिएक्शन कर रहा है, कॉन्क H2SO4 इज द गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो वाटर के मॉलिक्यूल को जो भी आयोनाइजेशन स्फीयर में, मतलब जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर उसके बाहर जो भी हाइड्रो, उसके बाहर जो भी वाटर होगा ना, उसको वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो अगर क्या यहाँ पे फर्स्ट वाले में कर पाएगा, क्या क्या फर्स्ट वाले में वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर पाएगा? नहीं। सेकंड वाले में कर पाएगा? यस। अगर तुमने कॉम्प्लेक्स का 1 मोल लिया है, ठीक है, तो कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब करेंगे? वाटर का भी एक ही एब्जॉर्ब करेगा। 1 मोल ऑफ वाटर इज लॉस्ट पर मोल ऑफ कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट वाले में कितने मोल्स होंगे? अगर कॉम्प्लेक्स का 1 मोल लिया है तो 2 मोल्स। 2 मोल्स ऑफ वाटर इज लॉस्ट पर मोल ऑफ कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट वाले में कितने करेगा? 3। नेक्स्ट वाले में कितने करेगा? 3 moles of complex is lost per this and this। खत्म। अब बताओ, ये दोनों एग्जांपल, लास्ट वाला देखो, क्या ये हाइड्रेटेड है क्या एक दूसरे के? लास्ट एग्जांपल, क्या ये एक दूसरे के हाइड्रेटेड आइसोमर्स है? यस नो? तन्मय ध्यान से देखो बच्चे। ओके राजदीप सिंह वेरी गुड। ओके देविका गुड। ओके रितेश गुड। रिया गुड। सत्यम गुड। शिवम गुड। क्यों नहीं है? देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, फिर से वही सेम चीज। यहाँ पर ये क्या है? ये है बाइडेंटेट। और यहाँ पर क्या है? एक H2 है, ये क्या है? मोनोडेंटेट। तो बच्चे लोग कोऑर्डिनेशन नंबर ही चेंज हो गया है। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 5। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। तो हाइड्रेटेड शो करेंगे क्या? ना। सर अगर मैं एक काम ये करता हूँ सर, मैं इस ब्रोमीन को भी अंदर भेज देता हूँ, वाटर को भी अंदर भेज देता हूँ, और सल्फेट को बाहर निकाल देता हूँ। ब्रोमीन और वाटर दोनों को अंदर भेज के सल्फेट को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, क्या फिर वो कर सकता है क्या? क्या अभी वो शो करेगा क्या? नेक्स्ट एग्जांपल देखो। देखो ध्यान से। अब वो कर सकता है, क्योंकि नाउ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? नाउ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है कितना? 6। यहाँ पर ये बाइडेंटेट है। बाइडेंटेट को रिप्लेस करने के लिए उसको एक मोनोडेंटेट नहीं चाहिए, उसको 2 मोनोडेंटेट चाहिए। हाँ ठीक है, 2 है ना। यहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है उसका? 6 ही। तो क्या है, हाइड्रेटेड शो करेंगे? डिफरेंट वाटर ऑफ मॉलिक्यूल का हाइड्रेशन है, यस वो हाइड्रेशन शो करेगा। क्या ये आयोनाइजेशन भी शो करेगा क्या? क्या ये आयोनाइजेशन भी शो करेगा? यस नो? क्या ये डिफरेंट आयंस मिल रहे हैं क्या? हाँ मिल रहे हैं। अगर इसका AgNO3 के, इसका क्या ये AgNO3 के साथ पॉजिटिव टेस्ट देगा क्या फर्स्ट वाला? क्या फर्स्ट वाला AgNO3 के साथ पॉजिटिव टेस्ट देगा? क्या ये BaCl2 के साथ पॉजिटिव टेस्ट देगा? क्या ये BaCl2 के साथ पॉजिटिव टेस्ट देगा? नहीं। क्या ये AgNO3 के साथ पॉजिटिव, सॉरी, क्या ये BaCl2 के साथ पॉजिटिव टेस्ट देगा? हाँ। BaSO4 का व्हाइट पीपीटी दूंगा। खत्म। तो ये हाइड्रेटेड भी खत्म हो गया। इजी इजी से है। स्ट्रक्चरल मैंने इसलिए छोड़ के रखा था बिकॉज इट इज द इजियर वन। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। डन। चलो, फिर है लिंकेज आइसोमर्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लिंकेज आइसोमर्स वो शो करेंगे
जो एम्बीडेंटेड होंगे, लिंकेज आइसोमर्स वो शो करेंगे जो एम्बीडेंटेड होंगे। यहाँ पर डोनर एटम कौन है बच्चे लोग? यहाँ पर कौन डोनर एटम है? ऑक्सीजन। यहाँ पर कौन डोनर एटम है? नाइट्रोजन। एक बार कोऑर्डिनेशन नंबर चेक कर लो और फॉर्मूला भी चेक कर लो। तो अगर तुम कोऑर्डिनेशन नंबर हियर विल चेक, तो हियर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। यहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। क्या वो एक दूसरे के लिंकेज आइसोमर्स हैं? यस, वो एक दूसरे के लिंकेज आइसोमर्स हैं। यस। ठीक है। तो चलो अब बताओ इसके कितने लिंकेज आइसोमर्स हैं? 4। ओके सत्यम, रिदेश गुड। ओके आदित्य। ओके शिवम शिवानी गुड। सर अपने काम ये करते थे, देखो सर यहाँ पर क्या ये NO2 है, एक बार इसको NO2, इसको SCN लिखते हैं सर। ठीक है, एक बार इसको ONO लिख लें और इसको SCN ही रहने देते हैं सर। ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये माइनस। ठीक है सर, एक बार क्या करते हैं, इस NO2 को NO2 ही रहने देते हैं, इसको NCS लिख लेते हैं, और एक बार इसको ONO लिख लेते हैं और इसको भी सॉरी इसको चेंज कर लेते हैं। हो गया 4। इस लास्ट वन इज द थायोसाइनेट N ना बच्चे, S कैसे? 4 पॉसिबिलिटी समझ में आई क्या बच्चे लोगों? यस। तो टोटल लिंकेज आइसोमर्स कितने हैं? 4। इस गिवन कॉम्प्लेक्स के कितने हैं? 3। हाँ, ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स में यस आ जाती है बच्चे, थायोसाइनेट S लिखेंगे अपन। बताओ, एक मिनट। बताओ। कितने होंगे इसके? टोटल बता दो, गिवन कॉम्प्लेक्स में एक कम कर देंगे। टोटल बता दो, गिवन कॉम्प्लेक्स में एक कम कर देंगे। तीन कैसे राजदीप? सत्यम 9 कैसे यार? एक बार SCS और एक बार NCS। ठीक है, अभी ये 4, ये 0, उसके बाद ये 3, ये 1, उसके बाद ये 2, ये भी 2, उसके बाद ये 1, ये 3, उसके बाद ये 0, ये 4। कितना आया? कितना आया? 5। क्या हो गया बच्चे लोग? सिंपल तो है, क्या सोच रहे हो इतना? और गिवन कॉम्प्लेक्स के कितने होंगे? 4। ठीक है, बोलो। इसके सोचोगे? यहाँ पर ये 3 शो करेगा, यहाँ पर 3 लिंकेज पॉसिबल है क्या? एक तो NOS माइनस, एक बार ONS माइनस, एक बार N नाइट्रोजन डोनर है और एक बार सल्फर SNO माइनस। एक बार नाइट्रोजन डोनर है, एक बार ऑक्सीजन डोनर है, एक बार सल्फर डोनर है। तो ये खुद 3 लिंकेज शो करेगा। और CN भी तो है, CN भी है।
5 नहीं राहिल, कैसे 5 यार? सोचो 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 सोचो। 6 तो सी नहीं शो कर लेगा बच्चे। ये 5, ये 0, ये 4, ये 1, ये कितने शो करेगा बता? बोलो 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 बोलो। ये 6 शो करेगा। वेरी गुड रिद्धेश। फिर क्या होगा? 3, 2, 2, 3, 4, 1, 4, 1, 0, 5, 5, 4, 3, 2, 4, 1। ठीक है, तो ये 6 शो कर रहा है और हर एक के करस्पॉन्डिंग, इसके करस्पॉन्डिंग फिर से एनओएस, ओएनसी, सॉरी एनओएस, ओएनएस और एसएनओ। इसके करस्पॉन्डिंग भी थी, इसके करस्पॉन्डिंग भी थी, इसके करस्पॉन्डिंग भी थी, इसके करस्पॉन्डिंग भी थी, इसके करस्पॉन्डिंग भी थी। यहाँ पर मैं वही देख रहा हूँ कि मैंने एक गलती की है कि यहाँ पर मैंने क्या 1 और 4 लिख दिया था, सॉरी। एक जगह 1, एक जगह। तो ये टोटल आइसोमर्स कितने आएंगे? वो आ जाएगा 6 इंटू 3, 18। गिवन के कितने हैं? वी विल से गिवन के सर 17। इजी इजी। बच्चे रिया, एक बार अगर लेट से ये वाला केस है, ये वाला केस लो, इसके करस्पॉन्डिंग 3 बन सकते हैं ना। एक बार एनसीएस, सॉरी एक बार एनओएस माइनस हो सकता है, इसी के साथ एक बार एसएनओ माइनस भी हो सकता है, और एक बार ओएनएस माइनस भी हो सकता है। यस, इस केस के करस्पॉन्डिंग तीनों पॉसिबिलिटीज है ना। ऐसे इस केस के करस्पॉन्डिंग भी तीनों पॉसिबिलिटीज है, इस केस के करस्पॉन्डिंग भी तीनों है, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, तो ये हो गया। बताओ क्या ये लिंकेज आइसोमर शो करेगा? क्या ये लिंकेज आइसोमर शो करेगा? देखो यार बच्चे लोग, ध्यान ऐसे नहीं कि रैंडम अपन कुछ भी बोल देंगे। सोचो 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 सोचो। यहाँ पर NO2 क्या है? मोनोडेंटेट है बाइडेंटेट है? पहले तो ये बताओ। यहाँ पर NO2 क्या है? मोनो या बाई? बाइडेंटेट है। अब तुम इसका स्ट्रक्चर बनाओ। अगर तुम इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो यू विल गेट टू नो कि ये रहा सर स्ट्रक्चर। सर ये N डबल बॉन्ड O, ठीक है, और ये एक O माइनस, ये एक O माइनस, और यहाँ पर ये एक कोऑर्डिनेट यहां से बनाएगा। अगर बाइडेंटेट होगा तो एक यहां से और एक यहां से। अब बताओ क्या एक और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? क्या यहाँ पर एक और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? तो इसका अगर वो बाइडेंटेट है ना, अगर NO2 है, अगर सर मोनोडेंटेट होता तो, हाँ अगर मोनोडेंटेट होता तो पॉसिबिलिटी होती कि एक बार नाइट्रोजन कर ले या फिर एक बार ऑक्सीजन कर ले। बट अगर वो बाइडेंटेट है तो उसके पास और कोई ऑप्शंस नहीं है। तो क्या ये फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड है? क्या ये फ्लेक्सीडेंटेट है? नहीं, ये फ्लेक्सीडेंटेट नहीं है। हेयर NO2 इज द बाइडेंटेट लिगेंड्स। तो जो भी है NO2 माइनस है, NOS माइनस है, सल्फेट है, एक्ट एज ए एम्बिडेंटेट लिगेंड्स इफ दे एक्ट एज ए मोनोडेंटेट। अगर वो मोनोडेंटेट है तो ही फ्लेक्सीडेंटेट होंगे, अगर वो मोनोडेंटेट नहीं है, बाइडेंटेट है, तो फ्लेक्सीडेंटेट नहीं होंगे। तो आयनाइजेशन शो नहीं करेगा। हाँ, लिंकेज शो कर सकता है, लिंकेज शो कर सकता है। यस, लिंकेज शो कर सकता है ना। लिंकेज के, सॉरी लिंकेज शो नहीं करेगा, आयनाइजेशन शो कर सकता है ना।
लिंकेज तो शो नहीं करेगा, बट क्या आयनाइजेशन शो कर सकता है? कैसे? सर सल्फेट को अंदर भेज और नाइट्रेट को बाहर, और सल्फेट अपने को पता है वो बाइडेंटेट की तरह भी एक्ट कर सकता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर अभी भी कितना है उसका? 6। देखो इस एग्जाम्पल को, डाउट है तो अपना माइक ऑन कर और पूछो। जो लेक्चर 12 है उसका जो पुराना था उसको डिलीट कर देना, मैं ये फिर से फाइल सेंड कर दूंगा, इसको सेव करके रखना यार। क्लियर है सबको ये वाला पार्ट? ठीक है चलो। नाउ वी हैव टू सी द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में क्या होता है, दो कॉम्प्लेक्स होंगे, आयनाइजेशन में डिफरेंट आयंस, वाटर में तुमको वाटर दिखेगा, लिंकेज में तुमको एम्बिडेंटल लिगेंड्स दिखेंगे, आयनाइजेशन में तुमको क्या होगा, एक कैटायनिक और एनायनिक पार्ट दिखेगा, हैविंग बोथ द कैटायनिक और एनायनिक आयंस। मतलब दोनों कॉम्प्लेक्स आयंस जो है, कैटायंस भी हो सकता है और एनायन भी हो सकता है, कैटायनिक पार्ट भी होगा और एनायनिक पार्ट। ठीक है, तो ठीक है क्या? और जैसे कि इस कॉम्प्लेक्स में मतलब कैसे शो करेगा, जैसे कि देखो यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स में NH3 है और CN है, तो तुम मुझे बताओ अभी NH3 कितना है 6, CN कितना है 0। एक ये भी पॉसिबिलिटी NH3 5 हो जाए, CN 1 हो जाए। एक ये भी पॉसिबिलिटी NH3 4 हो जाए, 2 हो जाए। एक ये भी पॉसिबिलिटी ये भी 3 हो जाए, ये भी 3 हो जाए। एक ये भी पॉसिबिलिटी सर ये 2 हो जाए और ये 4 हो जाए सर ये 1 हो जाए, ये 5 हो जाए, ये 0 हो जाए, ये 6 हो जाए। यस, बोलो। हम्म, क्या सबको एक चीज ये समझ में आता है कि यहाँ पर ये +3 होगा, ये -3 होगा, इसके कारण क्रोमियम पे यहाँ पर +3 आएगा और कोबाल्ट पे +3 आएगा। आई होप सबको समझ में आता है चार्ज सेपरेशन, बता चुका हूँ ना पहले स्टार्टिंग में। सर मुझे इसको लिख के बताओ ये कैसे लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका देखो, कॉपी पेस्ट। अगर मुझे इसको लिखना है तो मैं क्या बोला, मैं फर्स्ट कॉम्प्लेक्स के रेस्पेक्ट में ही देख रहा हूँ, तो सेकंड अपने आप एडजस्ट हो जाएगा उससे। मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पर कितने NH3 हैं, यहाँ पर आई एम सेइंग दैट कि यहाँ पर NH3 कितने हैं, यहाँ पर ये तो ठीक है, यहाँ पर ये तो ठीक है, ये तो 5 ही है। सर NH3 कितने हैं यहाँ पर 5। अच्छा, और एक CN वहां से यहाँ आ गया है, ठीक है, एक CN यहाँ से वहां आ गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक NH3 फिर वहां चला गया होगा, ये CN वहां से आया यहाँ पे, ये CN वहां से आया, और उसके बाद यहाँ पर 5 6 CN थे, तो अब यहाँ पर कितने CN रह जाएंगे, 5, और एक NH3 वहां से यहाँ आ जाए। मीनिंग समझ में आया क्या है, 5 1 का मीनिंग क्या है वो समझ में आया क्या सबको? अब तुम मुझे बताओ, कोबाल्ट ये कोबाल्ट अगर +3 में और क्रोमियम भी अगर +3 में है, तो तुम मुझे बताओ कि चार्ज कितना आएगा, इस कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज आएगा इसके ऊपर। ओके रिद्धेश गुड, कैसे लिखेंगे? सर देखो 3 प्लस, लेट्स अज्यूम कि इसके ऊपर y+ चार्ज है और इसके ऊपर y- चार्ज है, तो 3 + 0 - 1 = y। और यहाँ पर अगर मैं देखूंगा तो 3 - 5 + 0 = -y। तो यहाँ से भी y कितना आएगा, यहाँ से भी y2 आएगा, यहाँ से भी y2 आएगा। यस,
इसका मतलब चार्ज कितना है सर यहाँ पर? सर यहाँ पर भी देखो सर +2 चार्ज आएगा, यहाँ पर -2 चार्ज। इसको इसको देखते हैं। अगर मैं इस केस को देखूंगा तो क्या तुमको एक चीज ये समझ में आता है क्या? 3 के करस्पॉन्डिंग देखो। अगर मैं 3 और 3 के करस्पॉन्डिंग देखूंगा, चार्ज डेफिनेटली चेंज होंगे बाहर वाले यार। इस बार कितना है? Cn भी 3 है, NH3 भी 3 है। इस बार यहाँ पर भी Cn कितने होंगे? अगर Cn 3 वहां चले गए तो यहाँ पर 3 ही बचेंगे। NH3 भी कितने होंगे? NH3 भी 3 ही होंगे। तो ये हो गया। अब तुम मुझे बताओ कि लेट्स अज्यूम कि यहाँ पर Y प्लस चार्ज है और यहाँ पर Y माइनस चार्ज है, कितना हुआ? Y की वैल्यू, ओके सत्यम शिवानी रिद्धेश गुड, 3 + 0 - 3 = Y, तो Y 0 है। इसका मतलब यहाँ पर भी Y 0, यहाँ पर भी Y 0, इसका मतलब कोई चार्ज ही नहीं है। तो चार्ज ही नहीं तो कैटायन और एनायन तो है ही नहीं। तो क्या ये कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स शो करेगा क्या? नहीं, ये शो नहीं करेगा। तो कितने कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स होंगे? 6। कितने कोऑर्डिनेशन आइसोमर शो करेगा वो? 6 शो करेगा, क्योंकि लास्ट वाला शो ही नहीं करेगा। यस, खत्म हो गया। बस ऐसे चेक करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, तो उसके लिए भी एक ट्रिक है। ट्रिक फॉर द कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ट्रिक फॉर द कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। इफ 6 लिगेंड्स, टोटल कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स होंगे 6। ठीक है, अगर 4 लिगेंड होंगे तो टोटल कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स होंगे 4। अच्छा, आपने कुछ 3 4 ये भी लिखा है, इसका मीनिंग समझाता हूँ, सुन। यहाँ पे देखो कितना है कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का? दोनों का कोऑर्डिनेशन कितना है? 4। कोऑर्डिनेशन नंबर बचे 4। ठीक है, पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है? मैं फर्स्ट कॉम्प्लेक्स के रेस्पेक्ट में देखूं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज पॉसिबल है? सर अपन एक काम करते हैं, सर अपन एक NH3 ले लेते हैं और दूसरा वाला क्या, दूसरा वाला Cl माइनस है। ठीक है सर, अभी इस वाले में कितना है? 4 0, फिर कितना होगा सर? 3, 1, फिर कितना होगा? 2, 2, सर फिर होगा 1, 3 और फिर होगा 0, 4। सर अब इसको तो हटा ही दो। सर बीच वाला जो है ना, इसको हटा दो, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रल आएगा। और ऊपर मैंने पहले ही बोल के रखा है, कोऑर्डिनेशन कौन शो करेगा? जो कैटायनिक और एनायनिक होना चाहिए, उस पर चार्ज होना चाहिए। सेकंड वाला अपने आप हो जाएगा, हट जाएगा। यस, हाँ या ना? इसको लिखो, इसको लिखोगे तो क्या आएगा? सर अगर मैं इसको लिखूंगा तो यहाँ पर देखो सर आएगा Cu, 3 NH3 बोल रहे हो आप, ठीक है, और एक Cl बोल रहे हो, ठीक है। तो दूसरा कॉम्प्लेक्स भी, मैं दूसरे कॉम्प्लेक्स में भी क्या है? दूसरे कॉम्प्लेक्स में भी देखो Cu ही है बच्चे लोग। दूसरे कॉम्प्लेक्स में भी क्या है? Cu ही है। तो इसको लिखेंगे, उसने एक Cl उसको दे दिया, तो कितने Cl यहाँ बचेंगे? सर 3 Cl यहाँ पे बचेंगे, 3 Cl यहाँ पर बचेंगे और एक NH3 बचेगा। सर अब इसको लिख के बताओ, इसको एक बार इसको लिखो। इसको लिखेंगे तो क्या आएगा? सर Cu है, सर एक ही NH3 बचा है, 3 Cl है, ठीक है। और दूसरे वाले में एक Cl होगा और 3 NH3 होंगे। क्या रिपीट हो गया है क्या? क्या ये रिपीट हो गया है? सर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मेटल कैटायन सेम है। ऊपर वाले एग्जांपल में ऐसा नहीं था, रिपीट नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वाले में कोबाल्ट था तो सेकंड वाले में क्रोमियम था।
फर्स्ट वाले में कोबाल्ट था, सेकंड वाले में क्रोमियम था। यहाँ पर क्या दोनों साइड कॉपर है सर, तो दोनों साइड अगर कॉपर है तो जो आना चाहिए उसका हाफ आएगा। वहां पे 6 आ रहे थे तो 3 आएंगे, तो वही ऊपर लिखा है। अगर कैटायनिक और एनायनिक पार्ट में सेम लिगेंड्स है तो डिफरेंट है तो 6 आएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 डिफरेंट है 6, सेम है 3। वही अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 डिफरेंट है तो 4, सेम है तो 2। ठीक है, बोलो बोलो। इसका आंसर फिर फाइनल आंसर क्या होगा इसका? फाइनल आंसर क्या होगा इसका? 2। इट्स 2 ओनली, इट्स 2 ओनली। और व्हाट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस वन? क्या होगा इसका? 4 होगा सर, क्योंकि मेटल कैटायन डिफरेंट है। 4 क्यों होगा? क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और डिफरेंट है तो आंसर विल बी डन। मेनली इन्हीं 4 पे प्रॉब्लम्स आती है स्ट्रक्चरल की। मेनली इन्हीं 4 पे क्या होता है, प्रॉब्लम्स आता है किसका? स्ट्रक्चरल का। अच्छा, यहाँ तक किसी बच्चे का कुछ भी डाउट है तो माइक ऑन करो और पूछो, नहीं है तो फिर अपन आगे बढ़ेंगे। बोलो बोलो बोलो। नहीं है? नहीं है क्या? चलो फिर एक और पार्ट देखो, फिर एक और पार्ट देखो। ये है लिगेंड। This type of isomers occurs when the complex which have the same molecular formula but differ with respect to their ligands are called the ligand isomers. मतलब लिगेंड ही चेंज हो गया है, मतलब लिगेंड ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, लिगेंड्स के कारण आइसोमर शो कर रहा है, तो उसके कारण ये चीज होगा। लिगेंड डिफर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। तो ध्यान से देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, इसका मतलब अगर लिगेंड खुद अगर आइसोमर शो कर ले, ये भी तो हो सकता है कि लिगेंड अपनी पोजीशन ही चेंज कर ले, जैसे कि ये है। ये मैंने तुमको बताया था पीएन, अगर तुमको याद होगा तो ये स्टार्टिंग में देखा था पीएन। ये क्या है, यहाँ पर 2 का चेन है, सॉरी यहाँ पर 3 का चेन है, बट सेकंड और फर्स्ट और सेकंड पे, ये फर्स्ट और ये सेकंड पे तुम्हारे पास क्या है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। फर्स्ट और सेकंड पे क्या है, NH2 है। अगर मैं TN की बात करूं तो अगेन 3 का चेन है, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। तो फर्स्ट और थर्ड पे NH2 ग्रुप है, फॉर्मूला सेम है, बट लिगेंड ने आइसोमर शो कर दिया है। तो अगर लिगेंड आइसोमर शो कर देगा तो क्या वो एक दूसरे के लिगेंड आइसोमर्स हैं? यस, वो एक दूसरे के लिगेंड आइसोमर्स हैं। ठीक है, मतलब लिगेंड ने पोजीशन, लिगेंड खुद पोजीशन आइसोमर शो कर रहा है जो तुमने ऑर्गेनिक में पढ़ा है, या फिर वो चेन आइसोमर शो कर रहा है, तो फिर डेफिनेट, बट फॉर्मूला सेम है तो इसका मतलब वो लिगेंड आइसोमर्स होंगे। डन। चलो फिर नेक्स्ट वाला क्या है? नेक्स्ट वाला है पॉलीमराइजेशन आइसोमर्स। दिस इज नॉट द ट्रू आइसोमर्स, जनरली इसको ट्रू आइसोमर्स नहीं अज्यूम करते हैं। ये क्या बोल रहा है कि इसका डिफर करना चाहिए किसके अंदर, मतलब उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफर होना चाहिए, इंपेरिकल फॉर्मूला सेम होना चाहिए। सेम इंपेरिकल फॉर्मूला, सेम इंपेरिकल फॉर्मूला। बच्चों यहाँ पर प्लेटिनम, यहाँ पे तो मुझे रेशियो बताओ। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट केस में प्लेटिनम, Cl और NH3। प्लेटिनम 1 है,
Cl कितना है? Cl 2 है, NH3 भी कितना है? 2 है फर्स्ट में। अगर मैं इस केस की बात करूंगा तो प्लेटिनम 2 है, Cl 4 है और NH3 भी 4 है। क्या उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम आएगा क्या? क्या उनका एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट है। तो आइसोमेरिज्म की फर्स्ट कंडीशन ही यही है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहना चाहिए। यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही डिफरेंट है, इसीलिए इसको ट्रू आइसोमर्स में कंसिडर नहीं करते हैं। तो अगर कभी भी ऐसा देखे तो क्या ये पॉलीमराइजेशन आइसोमर्स हैं एक दूसरे के? यस, वो एक दूसरे के पॉलीमराइजेशन आइसोमर्स है, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट, एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम। डन। तो ये हो गया। खत्म, खत्म ही हो गया। फिर एक कोऑर्डिनेशन पोजीशन। जनरली जो भी पॉलीन्यूक्लियर, मतलब 5, 6, 7 से कोई भी पूछता नहीं है, बट स्टिल मेंस में कभी कभी स्टेटमेंट आ जाए, इसलिए मैं तुमको टू बी ऑन द सेफर साइड वो मैं चीजें बता रहा हूँ। 1 to 4 में से मैक्सिमम आता है। इसमें क्या है, ब्रिज चेंज नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पर देखो, ये जो है ना, ये यहाँ पर 2 NH3 है, 2 Cl2 है, यहाँ पर क्या है, 4 NH3 है। ब्रिज सेम रहना चाहिए, नो चेंज इन द ब्रिजिंग लिगेंड। ब्रिजिंग लिगेंड में कोई भी चेंजेस नहीं होने चाहिए, फर्स्ट कंडीशन तो ये, ब्रिज में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ये हो गया। ये होने के बाद क्या करना है? क्या चेंज दिख रहा है क्या तुमको? चेंज दिखा? क्या हुआ? अरे बच्चे लोग, चेंज दिखा है नहीं दिखा? यस सर। रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो? यहाँ पर 4 NH3 थे, एक NH3 यहाँ से हट के वहां चला गया, तो यहाँ पे पहले 2 थे, अभी 3 हो जाएंगे। एक Cl यहाँ पे 2 थे, एक Cl यहाँ से हट के यहाँ आ गया। एक दूसरे के क्या है, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स। एक था ऊपर कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, ये क्या है, कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स। ये कौन शो करेगा, ब्रिजिंग शो करेगा। उसमें क्या था, एक कॉम्प्लेक्स कैटायन होना चाहिए और एक कॉम्प्लेक्स एनायन होना चाहिए। डन, डन, ओके डन। चलो, तो 12 हो गया, ये 13 हो गया। उसके बाद एक मिनट ना। चलो बच्चे लोग, अब सबसे पहले, यार संडे को तुम फिर से टेस्ट है, तुम लोग फिर से नहीं आओगे, तो आई एम गोइंग टू रीशेड्यूल द लेक्चर। तो तुम मुझे बताओ फ्री स्लॉट्स। ये नहीं चाहिए कि अभी कितने लोग कनेक्टेड हो, 90 लोग हो यार। उस टाइम कितने लोग आए थे, 30 लोग आए थे, 1/3 स्टूडेंट्स। इससे तुम्हारा ही लॉस है, क्योंकि अभी फिर से मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे बेस्ट ये है कि यार ठीक है, मैं उसको रीशेड्यूल ही कर दूंगा। मंडे ट्यूसडे मैं फ्री नहीं हूँ, तो अगर तुमको पहले करवाना है पहले कर लेंगे, बाद में करवाना है बाद में कर लेंगे। वेंसडे आई कैन टेक, या फिर पहले भी ले सकते हैं। सर आज और कल बट रख लो एक एक एक्स्ट्रा। एक एक एक्स्ट्रा क्या, कल का तो एक ही तो, अरे कल का तो ले ही रहा हूँ, संडे का नहीं ले रहा हूँ, 2 क्यों रखूंगा एक्स्ट्रा? बच्चे एक्स्ट्रा तो एक ही रखूंगा ना। तो आज ले लो सर। एक मिनट, तो मुझे बताओ, एक मिनट। मुझे देखो, इस वीक हो जाए तो बेस्ट है, नहीं होगा तो फिर अपने को वेंसडे रखना पड़ेगा, इफ फ्री। आज मैं वही अपना टाइम टेबल देख लेता हूँ कि आज का क्या सीन है। यार मैं कल फ्री हूँ, आज तो नहीं है, कल इवनिंग।
सर 5 के बाद फ्री। बोलो। नहीं सर, सिर्फ ये बोलना था, थोड़ा जूम इन कर सकते हो? दिख नहीं रहा है वो। तो अभी पढ़ाया नहीं है ये, कोई अभी थोड़ी पढ़ाया बच्चे, ये चला ही नहीं रहा। ये तो कोई दूसरा लेक्चर का मैंने वो ओपन करके रखा। अरे लेक्चर तो ये पढ़ रहे थे, ये वाला। क्या करना है जूम इन बताओ। ये लो, लास्ट चीज ये पढ़ी। तो ठीक है फिर, बट ये नहीं होना चाहिए कि संडे का शिफ्ट कर रहा हूँ तो कल भी वही वही सेम सिनेरियो आ रहा है, कल भी वही 30 लोग आ रहे हैं। ये नहीं करना है। संडे का रीशेड्यूल कर रहा हूँ। संडे का 2:30 से 4:30 वाला तुम्हारा TWT है 5 o'clock से, इसीलिए मैं 2 to 4:30 वाला शिफ्ट करके कल रख रहा हूँ इवनिंग में। 5 के बाद बचे। आज मेरा फ्री नहीं है देविका। 5 के बाद बचे। कुणाल, कोई प्रॉब्लम है तो पहले बताओ। ये चीज नहीं होनी चाहिए कि कल भी मेरे को 30 लोग ही दिख रहे हैं, ये नहीं चाहिए यार मुझे। तो अगर प्रॉब्लम है तो अभी रेज करो, क्योंकि मेरे पास आज का स्लॉट फ्री नहीं है, तो मैं आज भी ले लेता। वेंसडे लूं? वेंसडे जनरली मेरा क्या टाइम टेबल रहता है? आई कैन टेक ऑन वेंसडे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सेम टाइम टेबल मेरा आया तो मैं वेंसडे भी ले सकता हूँ। अरे डिसाइड करो जल्दी प्लीज। वेंसडे नेक्स्ट वीक? क्या मैं कल ही न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ यार? मैं नया तो कल ही स्टार्ट कर लूंगा। मैक्सिमम पीपल आर सेइंग वेंसडे। ठीक है। बट ये मैं ग्रुप में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं डाल रहा हूँ यार। तुमको लेक्चर लिंक मिलेगा संडे का मोस्टली, बट उसके बाद मैं वेंसडे अपन ने ही रीशेड्यूल कर दिया, सो दैट्स इट। ठीक है, ये ग्रुप में इन्फॉर्म करूँ मैं तुमको? हाँ शुभम, तुम्हारा एस ब्लॉक इसलिए होगा क्योंकि अभी कलर वाला पार्ट है, 3 घंटे नहीं लगेंगे। वो लास्ट लेक्चर में बोला, तो उसके बाद एक लेक्चर हो चुका है हीरो। उसके बाद मैंने ऑप्टिकल आइसोमर्स पढ़ा दिया है। हाँ टुमारो मतलब थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन माइट भी बच सकता है, बट मैं स्टार्ट कर दूंगा एस ब्लॉक कल, क्योंकि अपना एस ब्लॉक का नेक्स्ट वीक में TWT। एक वेंसडे को लेक्चर होगा, एक कल होगा, 2 और लेक्चर मिलेंगे। तो 2 और लेक्चर मिलेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग 2 या 3 लेक्चर मिलेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग इनफ है यार 4 लेक्चर एस ब्लॉक के लिए। एस ब्लॉक के लिए कितने लेक्चर चाहिए? हाँ यार 4 लेक्चर में खत्म कर दूंगा मैं। चलो, तो ये हो गया। करें फिर आगे बढ़े। तो फाइनल रहा फिर वेंसडे। ठीक है, चलो।
कलर तो आज खत्म कर ही देंगे। तुमको कोई ये चीज पता है कि कलर कोई भी सब्सटेंस क्यों शो करता है? क्या बात कर रहे हो? अगर तुम बताओ कि तुमने अगर तुम्हारा जो टी शर्ट है या शर्ट है वो ब्लैक कलर का है, इसका मतलब ब्लैक कलर का होने का मतलब उसने सारी लाइट को क्या किया, एब्जॉर्ब किया या रिफ्लेक्ट किया? उसने जो नेचर में सारी लाइट्स है ना उन सबको एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, अगर व्हाइट शो हो रहा है तो, अगर व्हाइट शो हो रहा है तो सारी लाइट को रिफ्लेक्ट कर दिया। ठीक है, चलो। तो अगर सपोज कभी भी तुम्हारे पास किसी भी सब्सटेंस का कलर ब्लैक शो होता है, ब्लैक शो होने का मतलब उसने सारी की सारी लाइट्स को क्या कर लिया है, उसने सारी की सारी लाइट्स को कर लिया है एब्जॉर्ब। अगर व्हाइट शो हो रहा है इसका मतलब सारी की सारी लाइट्स को क्या कर दिया है, रिफ्लेक्ट। सिंपल। अगर उसने, अब एक होता है कलर व्हील, एक क्या होता है कलर व्हील, तो जो तुमको मैंने ऐसे एरो करके बता के रखा है। अगर किसी भी सब्सटेंस का जो कलर है वो ब्लू शो हो रहा है, ब्लू शो होने का मतलब उसने सारी की सारी, या वैसे भी छोड़ो, उसने क्या कर दिया है, एक मिनट, उसने ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया है। अगर ब्लू को एब्जॉर्ब किया तो बाकी सबको रिफ्लेक्ट करेगा। अगर तुमने व्हाइट लाइट कहीं से पास किया किसी कॉम्प्लेक्स में से, उसने ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन करेगा। क्या करके क्या करेगा वो, लोअर एनर्जी स्टेट से वो जाएगा हायर एनर्जी स्टेट में। पढ़ा है ना ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में, यस। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, एनर्जी आया, तो ब्लू लाइट को उसने एब्जॉर्ब किया और हायर में चला गया। अगर उसने ब्लू को एब्जॉर्ब करके हायर में चला गया तो बाकी सबको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। बाकी सबको क्या करेगा वो, एब्जॉर्ब। बाकी सबको क्या करेगा, रिफ्लेक्ट। उन सब का जो कंबाइन इफेक्ट होगा ना वो दिखेगा तुमको ऑरेंज। उन सब का जो कंबाइन इफेक्ट होगा वो क्या दिखेगा तुमको, ऑरेंज। तो ये फंडा है इसका। दीज आर द कॉम्प्लीमेंट। सर ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखो ब्लू एब्जॉर्ब किया है तो ग्रीन वाला वो रेड से कैंसिल आउट होगा, ये वाला इससे कैंसिल आउट होगा, बस बचेगा क्या, ऑरेंज। तो कोई भी सब्सटेंस, दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री कलर, अगर कोई भी सब्सटेंस है वो ब्लू अगर एब्जॉर्ब करके लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जा रहा है तो वो ऑरेंज शो करेगा। अगर उसने ग्रीन एब्जॉर्ब किया है तो वो रेड शो करेगा। अगर उसने येलो एब्जॉर्ब किया है तो वॉयलेट और इंडिगो शो करेगा। अगर उसने ऑरेंज एब्जॉर्ब किया है तो तुम्हारे पास वो ब्लू शो करेगा। मीनिंग समझ में आया? कॉम्प्लीमेंट्री कलर का क्या है, या फिर कलर व्हील, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर या फिर कलर व्हील। तो कलर शो क्यों होता है उसका रीजन ऊपर है। फर्स्ट पॉइंट, when the complex absorb all the rays which lies in the visible region, then it will look black, वो black दिखेगा। second point, when the color of the complex compound will be conjugate of the absorbed color rays, उसका conjugate या फिर complementary color show करेगा। complementary color का meaning मैं बता चुका हूँ। तो अगर तुम्हारे टी शर्ट का कलर है फिर शर्ट का अगर वो ब्लू है, उसका मीनिंग ये नहीं है कि वो ब्लू तुम्हारे पास एक तरीके से रिफ्लेक्ट होके आ रहा है।
इसका मतलब उसने एब्जॉर्ब जो लाइट की होगी वो डिफरेंट होगी, उसने जो ऑरेंज लाइट क्या किया होगा, एब्जॉर्ब किया होगा। ऐसे सोच सकते हैं। तो एक्चुअल में तुम सबको एक चीज ये पता होगी, देखो ये स्प्लिटिंग सबको पता है, ये स्प्लिटिंग है, यस। यहाँ पर लेट्स से एक इलेक्ट्रॉन है, स्प्लिटिंग तो सबको बता के रखा है ना मैंने। हेलो। तो अगर सपोज ये वाला, ये क्या है, एनर्जी गैप है। अगर ये एनर्जी गैप विजिबल के रीजन में आ रहा है तो कलर शो होगा, अगर विजिबल के रीजन में नहीं आ रहा है तो कलर शो नहीं होगा। सिंपल सा फंडा है। अगर वो विजिबल की लेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो होगा। तो थर्ड पॉइंट वही है, अगर एक्साइटेशन एनर्जी जो है इज इनसाइड द विजिबल रीजन तो कलर शो होगा, अगर एक्साइटेशन एनर्जी कलर इनसाइड नहीं है, आउटसाइड है उसके विजिबल रीजन से, तो कलरलेस होगा। अगर कोई भी जो है वो विजिबल की लाइट को अगर एब्जॉर्ब कर रहा है तो विजिबल की लाइट को ही तुम्हारा उसका कलर शो होगा। Any electronic transition which is taking place by the absorption of the component of the visible region, then it will be colored. अब तुम मुझे बताओ, सिंगल इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन इजी है या फिर दो इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन इजी है? सिंगल। इसीलिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसीलिए जो जनरली जनरली जो भी पैरामैग्नेटिक होते हैं वो कलर शो करते हैं, और जो भी डायमैग्नेटिक होते हैं वो कलर शो नहीं करते। पैरामैग्नेटिक कलर शो करेंगे, डायमैग्नेटिक कलर शो नहीं करते हैं जनरली, नॉट ऑलवेज। काफी कुछ प्रॉब्लम इसी पे आती है। तुमको अगर कभी भी कलर का क्वेश्चन दिखे और तुमको याद ना हो कुछ भी, अभी मैं कुछ कॉम्प्लेक्सेस बताऊंगा जहां पे तुमको कलर पता होना चाहिए। अगर तुमको कलर नहीं पता है, इसका अगर फिर भी एग्जाम में क्वेश्चन आए विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज कलर्ड, तुमको कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले तुमको देखना है कि पैरामैग्नेटिक है या फिर डायमैग्नेटिक है। अगर एक ही ऑप्शन में पैरामैग्नेटिक आ रहा है उसको टिक करो, आगे बढ़ जाओ, खत्म। अब एक और चीज देखो, एनओ, एनओ के पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन एनओ? कितने हैं? 15। अरे 15 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रे। तो एमओटी से मैं उसका बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट कर सकता हूँ। बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा उसका? 2.5। बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा उसका? 2.5। तो ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो ये क्या होना चाहिए, ये कलर शो करना चाहिए, क्योंकि अभी मैंने ऊपर बोल के रखा था कि ऑड इलेक्ट्रॉन है तो कलर शो करना चाहिए, बट ये होता क्या है, कलरलेस। क्यों? उसका रीजन बता रहा हूँ। एनओ का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 मतलब ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होगा इसका। बॉन्ड ऑर्डर 2.5 का मतलब ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होगा, दो बॉन्ड्स एक इस तरह से। यहाँ पर जो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है ना, वो दोनों कैसे एसोसिएटेड है, वो ऑक्सीजन के न्यूक्लियस से भी एसोसिएटेड है और नाइट्रोजन के न्यूक्लियस से भी एसोसिएटेड। तो उसका ट्रांजिशन इजी नहीं होगा, तो उसका ट्रांजिशन विजिबल की रेंज में नहीं आता है। अगर ट्रांजिशन विजिबल की रेंज में नहीं आएगा तो कलर शो नहीं करेगा, बस वही है। ये क्या है, दोनों न्यूक्लियस से अटैच है। अगर वो दोनों से अटैच है, सॉरी, odd electron is associated with the both the
न्यूक्लियर। तो एक्साइटेशन एनर्जी जो है वो ज्यादा रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, बोलो। क्या ये क्लियर है बच्चे लोग? तो मुझे बताओ, विजिबल के लिए, विजिबल का शो होने के लिए उसकी वेवलेंथ का रेंज क्या होता है? फोर हंड्रेड से 700 नैनोमीटर। तो क्या तुम एनर्जी का रेंज भी निकाल सकते हो क्या? यस। तो वेवलेंथ जो है उसका जो होता है, आई होप सबने तुमने ये चीज पढ़ा था, एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 12400 डिवाइडेड बाय लैम्डा इन आर्मस्ट्रॉन्ग। यस, ये सबने पढ़ा है ना? एक बार 4000 रखना, 4000 मत रखो, एग्जैक्ट तो क्या होता है तुम्हारे पास, एक होता है 38 ना, और एक होता है 76। ठीक है, 38 रखो एक बार, 3800। लैम्डा का रेंज क्या होता है? लैम्डा फॉर विजिबल, एनर्जी का रेंज क्या होगा? 38 रखो, सॉल्व करो उसको, यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट करो, एनर्जी बताओ कितना आएगा। और एक बार ये रखो, एनर्जी बताओ क्या आएगा। 38 के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम आएगा, 76 के करस्पॉन्डिंग मिनिमम आएगा। ओके सत्यम, गुड। तो 38 करस्पॉन्डिंग आता है 3.26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसके करस्पॉन्डिंग फिर कितना आ जाएगा, इसका हाफ आ जाएगा 1.63। तो ये एनर्जी का रेंज है। अब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है, कहाँ ट्रांजिशन हो रहा है? यहाँ पे। तो लॉजिकल चीज क्या है, जितनी ज्यादा स्प्लिटिंग होगी उतना ही ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, उतनी ही ज्यादा एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब करेगा, उतना ही ज्यादा वेवलेंथ कम एब्जॉर्ब करेगा, तो रिफ्लेक्टेड ज्यादा करेगा। अगर स्प्लिटिंग ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, तो कम वेवलेंथ का फोटोन एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। अगर कम वेवलेंथ का फोटोन एब्जॉर्ब करेगा तो ज्यादा का रिफ्लेक्ट करेगा। यस। सर हमको कैसे पता? तो ये मैं तुमको बता चुका हूँ, एनर्जी विजिबल का क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए 1.63 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3.26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बट यहाँ पर पता है क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो, और वेवलेंथ क्या होना चाहिए 38 नैनोमीटर से, सॉरी आर्मस्ट्रॉन्ग से, 3800 आर्मस्ट्रॉन्ग से 7600 आर्मस्ट्रॉन्ग। बट यहाँ पर वो रेंज लैम्डा की नहीं देके वो 1/लैम्डा की रेंज देते हैं। बहुत बार तुमको 1/लैम्डा का रेंज दिया होगा हमेशा, इवन जो स्प्लिटिंग का भी होता है, इवन फॉर स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग के लिए भी 1/लैम्डा का रेंज देते हैं। तो 1/लैम्डा निकाल सकते हो ना, इट इज नॉट ए बिग डील। यस। अरे बच्चे लोग बोलो, क्या 1/लैम्डा निकाल सकते हैं क्या?
कुछ भी नहीं करना। 38 आर्मस्ट्रॉन्ग को सब्स्टिट्यूट करो, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। तो ये इंपॉर्टेंट है, एनर्जी भी इंपॉर्टेंट है और वो भी इंपॉर्टेंट है। तो मैं तुमको एक प्रॉब्लम बताता हूँ, एक मिनट। पहले एक बार रेंज देखो, क्या रेंज आ रहा है। 13145 सेंटीमीटर इनवर्स टू 26290, मतलब रफली 13,000 से 26,000 के बीच में अगर आएगा। स्प्लिटिंग किसकी बात कर रहा हूँ, 1/λ मतलब स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग भी जनरली सेंटीमीटर इनवर्स में होता है। तो अगर वो 13,000 से 26,000 के बीच में आएगा तो विजिबल की लाइट की एब्जॉर्ब करेगा, तो वो कलर शो करेगा। बीच में नहीं आएगा, कलर शो नहीं करेगा। एक एग्जांपल देखते हैं। इसका डेल्टा नॉट इतना है, बताओ शो करेगा या नहीं करेगा कलर? नहीं, कलर शो नहीं करेगा। सिंपल, इट इज ए कलरलेस सब्सटेंस। इट इज ए कलरलेस सब्सटेंस। कॉम्प्लेक्स विल बी कलरलेस। इसका आंसर डी सही होगा, क्योंकि डेल्टा नॉट हमेशा सेंटीमीटर इनवर्स में गिवन होगा यार बच्चे को, ठीक है। तो इस यहाँ वाले सेक्शन में किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हो। अपना माइक ऑन करो और पूछो। कलर में आज खत्म कर दूंगा यार, जितना भी कलर होगा। और मैं इसी डॉक्यूमेंट में नीचे की तरफ मैं इसके यूजेस भी ऐड कर दूंगा कि इसके कौन कौन से यूजेस हैं। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट ये है बच्चे कि अगर तूने सारे कॉम्प्लेक्स जो है, अगर उसने सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया है तो ब्लैक शो करेगा। सारी लाइट को रिफ्लेक्ट कर दिया है तो व्हाइट शो करेगा। जो एब्जॉर्ब करेगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो होगा। अगर उसने ब्लू एब्जॉर्ब किया है तो ऑरेंज शो होगा। अगर उसने ग्रीन एब्जॉर्ब किया है तो रेड शो होगा। अगर ग्रीन शो हो रहा है इसका मतलब रेड एब्जॉर्ब किया है। ओके राजदीप? यस सर। अच्छा, तो इसका मतलब क्या तुमको एक चीज ये समझ में आता है? देखो, कलर शो करने के 2-3 रीजंस है। सिंपल लैंग्वेज में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर फोटोन को एब्जॉर्ब करके लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जा रहा है, या फिर एक लिगेंड से मेटल के ऊपर जा रहा है, या फिर मेटल से मेटल के ऊपर जा रहा है, उसके कारण इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन के कारण कलर शो होते हैं, बस और कुछ भी नहीं है। तो मुझे एक चीज बताओ, तुमने मेटल्स देखे हैं, क्या मेटल्स तुम्हारे पास शाइन करते हैं ना हल्के से, यस और नो? शाइन करते हैं नहीं करते हैं? क्यों करते हैं? क्योंकि जो मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो कंटिन्यूसली अपनी मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करते हैं, ऑसिलेशन करते हैं। ऑसिलेशन के कारण क्या होगा, हल्का सा ट्रांजिशन होगा, उसके कारण वो शाइन करते हैं, लस्टर शो करते हैं। मेन रीजन जो कलर शो करने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉन का वाइब्रेशन, इलेक्ट्रॉन का ऑसिलेशन, उसके कारण कलर शो होते हैं, दैट्स इट। तो अगर मैं CuSO4 की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट CuSO4, आई टॉक अबाउट CuSO4 एनहाइड्रस। तो अगर CuSO4 है तुम्हारे पास तो तुम मुझे एक चीज बताओ, एनहाइड्रस है, वाटर नहीं है, तो ये क्या होता है, कलरलेस होता है। तुमने ब्लू विट्रॉल पढ़ा है ना सबने? ब्लू विट्रॉल, ठीक है। तो CuSO4 अगर एनहाइड्रस है तो कलरलेस होता है, बट जैसे ही तुम उसको पानी में डालोगे ना, वो ब्लू कलर शो करता है। उसका रीजन क्या है? तो CuSO4 जो है वो तो कलरलेस है, बट CuSO4 एक्वस या फिर CuSO4.5H2 या फिर ब्लू विट्रॉल जो है वो क्या करता है, वो कलर शो करता है। क्यों? क्योंकि वाटर क्या है, कॉपर के ऊपर +2 चार्ज है, और वाटर क्या है, लिगेंड्स। तो वाटर क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स लिगेंड्स को कॉपर को डोनेट करता है। उसके कारण क्या होगा, स्प्लिटिंग होगा। स्प्लिटिंग के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांजिशन करेगा, और ट्रांजिशन के कारण क्या होगा, उसका कलर शो होगा। डन?
बोलो, बस यही है। अभी तक तुमको फॉर्मूला क्या पता है? राइट नाउ यू नो द फॉर्मूला CuSO4 डॉट कितना 5H2O, बट एक्चुअल में CuSO4 डॉट 5H2O को लिखने का तरीका डिफरेंट है। CuSO4 डॉट 5H2O को लिखने का तरीका तुम्हारे पास क्या है? डिफरेंट। स्ट्रक्चर याद नहीं करनी, बट एक रेफरेंस के लिए बताया क्यों याद नहीं करना है स्ट्रक्चर। बच्चे एक चीज ध्यान रखना, आज के बाद तुमको कभी भी ऐसा दिखे ना CuSO4 डॉट 5H2O, तो एक्चुअल में यहाँ पर वाटर लिगेंड्स है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका एक्चुअल फॉर्मूला ये है CuSO4 4H2O इनसाइड, एक SO4 आउटसाइड और एक H2O आउटसाइड। यहाँ पर ये जो है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? तो अगर तुमको एग्जाम में कोई पूछे कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CuSO4, तो इसीलिए स्ट्रक्चर बताए। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बच्चे लोग? 4। वेरी गुड। तो ये चीज ध्यान रखना, लोगों को नहीं पता होता है फॉर्मूला। ये क्या है? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4। और वो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर बता के रखा है। ये देखो कि यहाँ पे 4 वाटर जो है वो क्या कर रहे हैं? कोऑर्डिनेटेड है। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं। अगर मैं उसके बाद ये क्या है, ये अगर तुम देखोगे बच्चे लोग ध्यान से, तो ये एक्चुअल में आयनिक बॉन्ड है। ये कॉपर और सल्फेट के बीच में क्या है? आयनिक बॉन्ड है। ये कॉपर और सल्फेट के बीच में क्या है? आयनिक बॉन्ड है। फिर क्या है? एक बाहर एक सल्फेट है, वो इसके साथ क्या कर रहा है? इसके साथ H बॉन्डिंग भी कर रहा है। जो बाहर वाला सल्फेट और बाहर वाला H2O है, वो एक दूसरे के साथ H बॉन्डिंग भी कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। आयनिक बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, H बॉन्डिंग है, और साथ ही साथ यहाँ पर ये कोवलेंट बॉन्ड भी है। तो CuSO4.5H2 एक ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, H बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है और कोवलेंट बॉन्ड भी है। कोवलेंट बॉन्ड वाटर में भी है, वो भी चलेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसके अंदर? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 4। एक दो बार पूछा जा चुका है, तो ये वाली चीज अपने को ध्यान रखनी है। डन रहेगा? याद रहेगा क्या? तो हो क्या रहा है? CuSO4 अगर एनहाइड्रस है तो वाटर है ही नहीं, वाटर है नहीं तो लिगेंड नहीं है, लिगेंड नहीं है तो स्प्लिटिंग नहीं होगा। जैसे ही वाटर आया, वाटर जैसे ही अप्रोच करेगा स्प्लिटिंग होगा। जैसे ही स्प्लिटिंग हुआ तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा। फिर इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से क्या करेगा? कलर शो करेगा। इसीलिए वो क्या कहलाएगा? कलर। क्यों सर हर केस में स्प्लिटिंग होगा तो कलर शो करेगा? नहीं, अगर वो पर्टिकुलर स्प्लिटिंग विजिबल के रीजन में आ रहा है तो वो कलर शो करेगा। अगर वो विजिबल के रीजन में नहीं आ रहा है तो कलर शो नहीं करेगा। सिंपल। डन। तो फर्स्ट रीजन तो क्या है कलर शो करने का? दैट इज द डीडी ट्रांजिशन। डीडी ट्रांजिशन के कारण वो कलर शो करता है। क्लियर? अरे बाकी लोग कहाँ गए हो यार? सत्यम ओके, गुड, निर्देश ठीक है, तन्मय ठीक है, शिवम ठीक है। क्या हो गया? ओके चलो।
अब देखो, अगर मैं टाइटेनियम की बात करूँ, TiH2 होल 6, सबसे पहले देखो टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +3, तो +3 जैसे ही आए तो टाइटेनियम +3, मतलब आर्गन 3D1, वो वॉयलेट कलर शो करता है। तो अब तुम मुझे बताओ, अगर वो वॉयलेट शो कर रहा है, इसका मतलब उसने कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब किया? अगर वो वॉयलेट शो कर रहा है, इसका मतलब उसने कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब किया? येलो। ठीक है, तो टाइटेनियम +3 lost their degeneracy in the presence of the octahedral ligand field and produced the T2G1, easy में 0। ये एक इलेक्ट्रॉन T2G में रहेगा, easy में नहीं रहेगा। तो ये यहाँ पे ट्रांजिशन होगा। कैसा कलर? ट्रांजिशन के कारण क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। जैसे ऊपर जाएगा उसके बाद तुम्हारे पास क्या होगा, कलर शो होगा। एक को एब्जॉर्ब किया, बाकी सारी को रिफ्लेक्ट कर लिया, तो वॉयलेट शो हो रहा है, वॉयलेट कलर शो है। इसका मतलब उसने कौन से लाइट को एब्जॉर्ब किया होगा? उसने येलो लाइट को एब्जॉर्ब किया होगा। ओके देविका, गुड। तो ये है DD ट्रांजिशन, जिसके कारण कलर शो होगा। अभी तो ये कलर शो कर रहा है, बट जैसे तुम इसको हीट करोगे ना, ये कलरलेस हो जाता है। हीट करो, जैसे ही हीट करोगे तो होगा क्या? एक और चीज बता देता हूँ, हो सकता है कि एग्जाम में है ना, अगर इसने बोला कि इसका वॉयलेट कलर शो हो रहा है यार, अगर वॉयलेट कलर शो हो रहा है तो अपने को पता है कि यार येलो क्या करना चाहिए, वॉयलेट शो, इसका येलो क्या क्या होगा, एब्जॉर्ब किया होगा। या फिर अगर येलो एब्जॉर्ब किया है तो वॉयलेट शो होना चाहिए। तो कभी कभी क्या करते हैं, मैंने तुमको एग्जाम में बोल दिया कि यार बच्चे लोग, इन्होंने इसने क्या किया, इसने येलो एब्जॉर्ब किया है, तो हो सकता है तुमको वॉयलेट ऑप्शन में ना दिखे, वॉयलेट रेडिश रेड वॉयलेट दिख जाए या फिर ब्लू वॉयलेट दिख जाए, तो उतना भी चलेगा। ठीक है, एग्जैक्ट सामने नहीं होके साइड वाले भी चलेंगे। ओके, उससे स्पेसिफिक नहीं होना, जैसे कि रेड अगर किया तो ऐसा नहीं कि ग्रीन, सर रेड ने, सर ने बोला था कि रेड अगर करेगा तो ग्रीन ही शो करेगा। अगर ग्रीन ऑप्शन में नहीं है तो ब्लूइश ग्रीन, येलो ग्रीन, वो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विच वन इज क्लोजर टू दैट पर्टिकुलर कलर, तो उतना भी चलेगा। ठीक है, अब क्या किया, ये अभी तो वॉयलेट कलर है, बट जैसे तुम उसको हीट करते हो ना, ये कलरलेस हो जाता है। तो हीट करोगे तो क्या होगा, हीट करोगे तो वाटर क्या हो जाएगा, वाटर रिमूव हो जाएगा। वाटर अगर रिमूव हो गया तो लिगेंड्स है ही नहीं, लिगेंड्स नहीं है तो स्प्लिटिंग नहीं होगा, स्प्लिटिंग नहीं है तो कलर शो नहीं करेगा। वही नेक्स्ट चीज है, व्हेन TiH2 होल 6 Cl3 is heated, water molecules are removed. In the absence of the ligand, crystal fill splitting does not occur, hence the substance is colorless. तो वो कलरलेस हो जाएगा। क्लियर? चलो, तो बस कंसेप्ट वही है। अब 3-4 कॉम्प्लेक्सेस हैं, मतलब 3-4 और थ्योरीज हैं, वो अपने को याद रखना है बस। एक तो कलर शो क्यों करता है, एक कलर शो करता है DD ट्रांजिशन के कारण। देखो मैं जो तुमको एग्जांपल बता रहा हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जांपल्स हैं, एग्जाम में वही आएंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट, यही एग्जांपल्स तुमको याद रखने हैं। इसके अलावा और किसी का कलर याद रखना है क्या? इसके अलावा और किसी का भी कलर याद नहीं रखना। तो 15 मिनट्स है, तो कलर वाला पार्ट अपन कर देते हैं फिनिश। कल मतलब ज्यादा पार्ट, थोड़ा पार्ट बचा है, एस ब्लॉक स्टार्ट करेंगे, प्रॉब्लम्स भी मैं थोड़ी बहुत करवाऊंगा, फिर एस ब्लॉक स्टार्ट करेंगे। क्या अपन ने MnO4- की स्ट्रक्चर देखी थी, सबको याद है क्या MnO4-?
यहाँ पर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7 है। अगर Mn +7 में है, मैं पूरा बुकलेट सॉल्व नहीं करूंगा, उसकी कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स है, दैट वी विल सॉल्व। थ्योरी हाफ एन आवर का है, उसके बाद हाफ एन आवर में प्रॉब्लम्स कर लेंगे जो अच्छी अच्छी है, उसके बाद तुम बुकलेट पूरा फिनिश कर सकते हो। आर्गन 3d5 कैसे बचे, +7 है देविका, वो Mn +7 में है तो आर्गन हो गया। तो इसका D0 कॉन्फ़िगरेशन है। D0 मतलब इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, D3s होगा। D3s में कौन से D पार्टिसिपेट करेंगे, DXY, DYZ, DZX। शेप क्या होगा उसका, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल विल बी द शेप। ये क्या पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, दिस आर डायमैग्नेटिक, बट फिर भी कलर शो करता है। यस, फिर भी कलर शो करता है। क्यों कलर शो करेगा, उसका रीजन बता रहे। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर Mn के ऊपर कितना चार्ज है, Mn के ऊपर +7 चार्ज है, इस ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन करता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है, किसके बीच में, ऑक्सीजन और Mn के बीच में। तो चार्ज ये कलर शो करेगा, ये कलर शो करेगा MnO4-, CrO4-2-, ये भी डायमैग्नेटिक है, Cr2O7-2-, ये भी डायमैग्नेटिक है, CrO2Cl2 ये भी डायमैग्नेटिक है। बट ये सारे के सारे कलर शो करेंगे, क्यों, बिकॉज यहाँ पे चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है। +7 चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज है, डेफिनेटली क्या करेगा, उस चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर ये क्या करते हैं, कलर शो करते हैं। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि MnO4- जो है वो कलर शो करता है, रीजन क्या है, DD ट्रांजिशन, नहीं। चार्ज ट्रांसफर बिटवीन लिगेंड्स एंड मेटल्स, यस। चार्ज ट्रांसफर बिटवीन मेटल्स एंड मेटल्स, नो। रीजन क्या है, उसका शॉर्ट फॉर्म है CTLM, या फिर चार्ज ट्रांसफर बिटवीन मेटल एंड लिगेंड्स। यहाँ पे जो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है वो मेटल और लिगेंड्स के बीच में हो रहा है, तो उसके कारण वो कलर शो करेगा। So this is the diamagnetic substance, but still it is showing the color. Reason, no DD transition. यहाँ पर DD ट्रांजिशन के कारण, क्योंकि DD ट्रांजिशन तो हो ही नहीं रहा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही नहीं है D में, पर फिर भी कलर शो कर रहा है। उसका रीजन ये। स्ट्रेट फॉरवर्ड 4 एग्जांपल याद रखना। डन, बोलो। क्या सबको एक चीज ये पता है, यहाँ पर जो है, देखो ध्यान से, यहाँ पर अगर लेट्स से ये मैंने तुमको कलर बता के रखा था इसका, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, यस, दिस इज द ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। तो बच्चे लोग एक्चुअल में होता क्या है, अगर NO पे चार्ज 0 होता है, लेट्स इनिशियली अगर NO पे चार्ज 0, तो क्या सबको एक चीज ये समझ में आता है कि यहाँ पर Fe+2 में होगा, यस। इनिशियली NO किस में है, 0 में है, और अपने को MOT से पता है क्या, किसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, हेयर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 15। MOT से वी कैन से बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 2.5। उसके बाद क्या करता है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है। ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके NO+ में कन्वर्ट हो जाएगा। सर ऐसा क्यों होगा, क्योंकि अब उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया है, 3। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया है, इसका मतलब स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने का मतलब स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो सर उसने इलेक्ट्रॉन क्या किया, रिलीज कर दिया, यस। वो रिलीज करके किसको दे रहा है,
वो रिलीज करके इसको दे रहा है। तो ये +2 में था, इसका मतलब ये +2 से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, ये +1 में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पर भी क्या हो रहा है, लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है। किसको ट्रांसफर कर रहा है, उसको ट्रांसफर कर रहा है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ये भी कलर शो करेगा। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में भी क्या होता है, चार्ज ट्रांसफर होता है, किसका, लिगेंड्स और मेटल्स के बीच में, ध्यान रखना। सेम चीज सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, यस, नाम सुना है, दिस इज द सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। क्या ये भी कलर शो करेगा, यस, ये भी कलर शो करेगा। क्या सेम रीजन, यस, क्योंकि यहाँ पर भी NO+1 में है, यहाँ पर Fe, अगर यहाँ पर Fe की बात करूं, Fe पहले +3 में था, अभी Fe किस में है, +2 में है। अगर NO पे चार्ज 0 होता तो Fe +3 में था, NO पे चार्ज 0 होता तो Fe +3 में था, अभी NO+1 में कन्वर्ट हो गया तो Fe +2 में। तो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है किसके बीच में, फिर से लिगेंड्स और मेटल्स के बीच में। क्या तुमको एक चीज ये अब सुनो, अगर लिगेंड्स चेंज हो गए तो क्या स्प्लिटिंग चेंज होगा, अगर लिगेंड्स चेंज हुआ तो क्या स्प्लिटिंग चेंज होगा या नहीं होगा, ओके रिद्धेश, होगा। अगर स्प्लिटिंग चेंज होगा तो कलर भी चेंज होगा फिर तो, यश, स्प्लिटिंग चेंज हुआ तो कलर भी चेंज होगा ना। तो कलर के चेंजेस के ये रीजंस हैं, तो अब तुमने क्या किया, तुमने यहाँ पर लिए हैं फ्री सल्फाइड आयंस, यू हैव टेकन द फ्री सल्फाइड। अगर तुमने H2S क्या है, वो एक वीक एसिड है, H2S क्या है, दिस द वीक एसिड। तो यहाँ पर फ्री सल्फाइड आयंस नहीं है। बट वही अगर तुम Na2S लोगे, ये सॉल्ट एनालिसिस का एक रिएक्शन है तो तुम पढ़ोगे, तो अगर तुम सॉल्ट एनालिसिस के अंदर अगर देखोगे तो यहाँ पर क्या होता है, फ्री सल्फाइड आयंस है। सल्फाइड आयंस यहाँ पर अटैक करके इसको इस तरीके की स्ट्रक्चर NOS बन जाता है। तो लिगेंड्स क्या हो जाएगा, NOS। इसका कलर क्या है, इसका कलर है वॉयलेट। तो मैं वही चीज एक्सप्लेन कर रहा था, लिगेंड्स चेंज होंगे तो कलर भी चेंज होगा। पहले क्या था, NO था तो उसका ब्राउनिश रेड कलर था, अभी उसका वॉयलेट सॉल्यूशन। डन। यहां पर भी क्या हो रहा है, यहां पर भी चार्ज ट्रांसफर होगा, +1 फुल, यहाँ पर जिंक किस में है, +2। अगेन चार्ज ट्रांसफर, यहाँ पर NO किस में है, +1 में। इसका कलर कैसा है, सैल्मन कलर है इसका, ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर बिटवीन मेटल एंड लिगेंड्स या लिगेंड्स एंड मेटल, CTLM। चार्ज ट्रांसफर हो रहा है मेटल और लिगेंड्स के बीच। फिर एक लास्ट चीज, चार्ज ट्रांसफर बिटवीन मेटल एंड मेटल। क्या सबको एक चीज ये पता है, क्या क्या बताया था ये, फेरी फेरोसाइनाइड, यस। ये क्या है, प्रूशियन ब्लू। तुम एक काम ये करो, यहां से एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ ट्रांसफर कर दो, तो अगर अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर ट्रांसफर कर दिया तो क्या बाहर वाला +2 हो जाएगा और अंदर वाला +3 हो जाएगा क्या, हाँ या ना। तो क्या कॉम्प्लेक्स ये बन जाएगा क्या फिर, फेरोफेरिसाइनाइड, टनबर्न्स ब्लू। एक ही एग्जांपल याद रखना है, यहाँ पे क्यों हो रहा है, चार्ज ट्रांसफर हो रहा है किसके बीच में, यहाँ पर हो रहा है मेटल्स एंड मेटल्स के बीच। इसको बोलते हैं CTMM। वो था CTLM, चार्ज ट्रांसफर बिटवीन लिगेंड्स एंड मेटल, और ये है CTMM, चार्ज ट्रांसफर बिटवीन मेटल एंड मेटल।
बस डन। और एक बताया था विल्किंसन कैटलिस्ट, विल्किंसन कैटलिस्ट याद है? वो क्या है? वो है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, बट फिर भी वो कलर शो करता है। सारे डायमैग्नेटिक मैंने तुमको पहले ही बताया, मोस्ट ऑफ द केसेस में डायमैग्नेटिक आर द कलरलेस, बट वो कलर भी शो कर सकते हैं। ये शो कर रहा है रेड वॉयलेट। अगर ये रेड वॉयलेट कलर शो कर रहा है तो कौन सा एब्जॉर्ब करेगा? अगर ये ऐसा कलर शो कर रहा है, सॉरी, अगर ये ऐसा ऐसा कलर शो कर रहा है तो कौन सा एब्जॉर्ब करेगा? ग्रीनिश येलो। या ऑप्शन में ग्रीनिश येलो नहीं है, ग्रीन है वो भी चलेगा, येलो है वो भी चलेगा, ग्रीन और येलो दोनों साथ में नहीं आएंगे। मैं एक दो प्रॉब्लम ऐड करूंगा एंड लेक्चर 12 भी भेज दूंगा और 14 भी भेज दूंगा। एक छोटा सा पार्ट बचा है कार्बोनिल वाला, और एक दो इसके यूजेज भी बचे। स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गया, सॉरी। तो इसके यूजेज वाला पार्ट भी है, मतलब हाफ एन आवर जितना ही है, ज्यादा नहीं है। और हाफ एन आवर में प्रॉब्लम्स एंड 1 आवर में एस ब्लॉक। एस ब्लॉक 3-4 लेक्चर का है, वो फिनिश कर देंगे अपन। ओके सर। जीआईसी पढ़ा है क्या तुमको? नो सर। ठीक है, कुछ भी ट्रिक्स विक्स बताइए कि किसी ने। और इनऑर्गेनिक कौन ले रहा था कोऑर्डिनेशन से पहले? कुछ भी सर हुआ है क्या आपने स्टार्ट कोऑर्डिनेशन? किया है। मैंने ही स्टार्ट कोई किया, तो ठीक है। ACH करके थी। मैम ने क्या पढ़ाया? मैम ने क्या पढ़ाया? सर हम Periodic लोग का सॉल्ट properties। एनालिसिस चालू हुआ अच्छा यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे। अच्छा, ठीक है। कौन पढ़ा रहा है सॉल्ट एनालिसिस? GKCH सर। GKCH। अच्छा, ठीक है। अपन एस ब्लॉक स्टार्ट करेंगे और मोस्टली आई विल ट्राई कि और नेक्स्ट वीक में खत्म भी हो जाए। चलो, तो मैं इसके नोट्स भेज दूंगा, कुछ डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो इतना ही है। कोई भी डाउट नहीं है? ओके डन, चलो बाय। पर कोऑर्डिनेशन से एक बार जेई एडवांस में 5 प्रॉब्लम आई थी, तो कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट।